हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग डे 9 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी मेंस दे रहे हैं 71st, तो आपको आंसर राइटिंग का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक फ्री इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं। आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप सारे डिटेल चेक कर सकते हैं और चैनल पे और भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। हम लोग अभी डीपीएसपी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या था। डे 9 का जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। 38 मार्क का क्वेश्चन था, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है। तो एक्सप्लेन में आपको पता होगा कि आपको दोनों पक्ष रखना होता है, प्रोज रखने होते हैं, कॉन्स रखने होते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस रखने होते हैं, उसमें आपको वे फॉरवर्ड देना होता है और ऑब्वियसली इंट्रो कंक्लूजन तो हर एक सवाल में होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि इसके इंट्रो में हम लोगों ने क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है कि आर्टिकल 1, ठीक है, आपको आर्टिकल 1 पता होगा। आर्टिकल्स जितने मैक्सिमम आपको याद रहेंगे उतने अच्छे हैं, ठीक है। आप उसे मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अनलेस और अनटिल अगर आपको याद नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे इस चीज़ पे। तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। आप सभी जानते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, जिसमें लिखा है कि स्टेट हैव नो राइट्स टू सीड। ठीक है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बहुत कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद केसी वेयर ने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ क्वासाई फेडरल, ठीक है, एज इट इज़ अ फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म की तो बात हो रही है बट वो ज़्यादा यूनिटरी है, मतलब स्टेट के पास अपने राइट्स हैं बट वो क्या है कि इस सेंटर से अलग नहीं हो सकते, आप यूनियन से अलग नहीं हो सकते, अनलाइक यूएसए। ठीक है, तो थ्रू 7 शेड्यूल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, वेरियस लिस्ट की बात की गई है, जिसमें यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट 66 है, कंकरेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि टिल्टेड है ज़्यादा टुवर्ड सेंटर। फॉर किस लिए टिल्टेड है? फॉर यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, आप जब देखिए पूरे सवाल के थ्रू जब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये टिल्टेड है। बट इंट्रो में हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, ये आर्टिकल 1 है, इसमें ऐसी बात करी गई है। फिर केसी वेयर ने बोला है कि क्वासाई फेडरल है, ठीक है, यूनिटरी है, फेडरल है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। ठीक है, 7 शेड्यूल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 97 मेजर जो पावर है वो सेंटर के पास है। तो चलिए इसी चीज़ को अब हम आगे जस्टिफाई करेंगे अपने अपने पॉइंट्स में। तो फीचर्स क्या है सेंट्रलाइज फेडरलिज्म, या फिर अगर आप हेडिंग जस्टिफाइड आपको नहीं लग रहा है तो आप इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कैसे? तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि की सेक्टर्स आते हैं, ठीक है ना, डिफेंस, मनी, कम्युनिकेशन। रेसिड्यूरी पावर जो होता है किसके पास है? सेंटर के पास है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन जो है वो स्टेट के अंदर है, लेकिन अगर हम सेंट्रल स्कीम्स की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या करता है? स्टेट की पॉलिसी को सेव करता है। और बिहार में भी ऐसा नहीं है कि बिहार इससे बाहर है या ऐसा कुछ। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल कैसे? तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, मतलब डू नॉट लिंक इट राइट नाउ, ठीक है, इन जनरल, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो थोड़े से डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब थ्रू आउट द नेशन उस चीज़ को प्लान किया जाता है ना, इसलिए। गवर्नर स्टेट फ्रिक्शन ओवर बिल्स, जैसे गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है कि बिल्स, आप रिसेंट केस देखे होंगे, ठीक है ना, कि तमिलनाडु में ऐसा आया था मामला सामने कि गवर्नर एसेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, और काफ़ी दिन तक बिल पेंडिंग रह गई थी, इसीलिए उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन फिजिकल सेंट्रलाइजेशन होता है, तो फाइनेंस कमीशन
पे सारे स्टेट डिपेंडेंट रहते हैं। कि जनरली आप देखते होंगे कि फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है उतना ही स्टेट में डिवोल्यूशन होता है फाइनेंस का, ठीक है ना। तो सेंटर कंट्रोल करता है हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर। आर्टिकल आप मेंशन कर देते हैं तो बेहतर है यहाँ पे, जैसे आर्टिकल 279 है, ठीक है। तो बिहार में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है सेंटर के ट्रांसफ़र के लिए। लाइक बजट का जो 65% होता है ना रिसिप्ट, वो सेंटर के डिपेंडेंसी पे होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टेट का डिपेंडेंसी सेंटर के फंड्स पे है। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं फेडरल, चलिए ठीक है फेडरल है, बहुत सारे पावर्स हैं स्टेट के पास, लेकिन आपको हर चीज़ में स्टेट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, ठीक है ना। तो ये आपको क्या इंक्लाइन कर रहा है, सीधा सीधा ये इंक्लाइन कर रहा है ना कि सेंटर के तरफ चीज़ें ज़्यादा झुकी हुई हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें, ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 356 में आता है, जो उसमें प्रेसिडेंट रूल की बात करी गई है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्टेड काउंसिल को डिसमिस किया जा सकता है या फिर उसको डिसॉल्व रखा जा सकता है। डू नॉट गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 8 या फिर कहे कि 8 बार से ज़्यादा ही टाइम्स प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगा है, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्टेट के ऑटोनॉमी को कर्ब करता है, इरोड करता है। पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर है, जैसे माइनिंग लॉज जो है सेंटर का, वो बिहार के स्टेट मिनरल पॉलिसी आती है ना जब, तो उसको इन्फ्लुएंस करती है। आपको उसके पॉइंट्स के डिटेल नहीं लिखने हैं, आपको ये जस्टिफाई करना है कि कैसे ये चीज़ें सेंटर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना आप लिख देते हैं तो काफ़ी है। चलिए इसके आगे हम लोगों ने प्रोज लिखा है कि चलिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि नेशन की यूनिटी और सॉवरेंटी मेंटेन रहती है, स्ट्रांग होती है, ये बोले। जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो था, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म था, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हुआ है, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि नेशन की यूनिटी, इंटीग्रिटी स्ट्रांग होती है। यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, जैसे लाइक अदर स्टेट बिहार को भी ग्रांट्स और सब्सिडीज मिलते हैं। इंक्लूसिव नेशनल स्टैंडर्ड, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया, ये पूरे देश में लागू होगा, तो उसमें बिहार में भी लागू होगा, ठीक है ना। तो इससे होता है क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर अदर सेक्टर में बात करें कि जैसे कॉरिडोर बनने की बात आई है, तो उसका एक सेट स्टैंडर्ड रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि इट वेरीज, इट्स क्वालिटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। या फिर पीएम कुसुम जो स्कीम है उसकी बात करें, तो इसमें 50,000 से प्लस बिहार के फार्मर जो है ना, उनको क्या मिला है, सोलर इरिगेशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का कुछ नुकसान भी है। इससे नुकसान ये होता है कि रीजनल ऑटोनॉमी जो होती है ना, वो थोड़ी वीक होती है। स्टेट ऑटोनॉमी जो होती है वीक होती है। कैसे, तो रिड्यूस एबिलिटी टू टू रिफॉर्म लोकल एग्रीकल्चर। अब जैसे अब देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उससे अगर सेंटर उस पर कोई पॉलिसी लाती है तो ऑब्वियसली जो डिसीजन लिया जाएगा ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से सेंटर के जो प्रोविजंस रहते हैं ना, आप उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो दैट इज़ सर्टेनली क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ना स्टेट के पॉलिसी को भी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि पॉलिटिकल मिसयूज होता है। जैसे आप रामेश्वर प्रसाद केस या फिर बुट्टा सिंह केस जो हुआ था बिहार में, आप उसमें देख सकते हैं, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें गवर्नर के पावर का पॉलिटिकल मिसयूज ऐसा एलिगेशंस लगा था। फिस्कल डिपेंडेंसी होती है। अगेन बिहार का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, आप कई दिनों से न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये क्या है कि फिस्कल डिपेंडेंसी स्टेट को डिपेंडेंट कर देता है ना सेंटर पे।
इम्बैलेंस डेवलपमेंट, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे बेटर है कि आप एग्जाम्प्लिफिकेशन कर दें, लाइक रैंकिंग देकर या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक साइज की बात करके आप एक एग्जाम्प्लिफिकेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है ना कि इरोड होता है यहाँ पे, मतलब वो डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है थोड़ा सा, और टेंशन थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे कि आपने न्यूज़ सुन रखा होगा कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन के टाइम पे स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ती है, जैसे बिहार में पोवर्टी 33% है तो गुजरात में केवल 16% है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के आप जीडीपी का डेटा भी लेके बात कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम लेके बात कर सकते हैं आप स्टेट कंपेयर करके। सेंटर कंट्रोल ओवर एजुकेशन, जैसे कंकरेंट लिस्ट में लगभग 1 लाख प्लस टीचर पोस्ट वैकेंट है, बट क्या हो रहा है कि अभी उस पर सेंटर इन्फ्लुएंस कर रहा है चीज़ों को, तो उस पर वैकेंट है, पोस्ट वैकेंट है, उस पर बहाली नहीं होगी, अभी डिलेड होगा। तो समझ रहे हैं आप। चलिए वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या होता है कि हमारे नीति आयोग का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो विजन है ना, उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और वो स्ट्रेंथन कैसे होगा कि फिजिकल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा स्टेट्स को, लाइक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना पड़ेगा उनको। जीएसटी का जो अगला पॉइंट वही है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन का मेकैनिज़्म जो है उसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। या फिर ये बोले कि आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल की बात होती है उसमें उसको लिमिट करना पड़ेगा। और यही बोला गया था एसआर बोमई केस में, जिसे एसआर बोमई प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कि उस चीज़ को थोड़ा लिमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट का जो अथॉरिटी है, स्टेट का जो ऑटोनमी है, उसे बनाए रखने के लिए ये चीज़ को लिमिट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। फेडरलिज्म isn't a mere administrative structure, it is a living promise of unity and diversity. Like ठीक है, इसके आगे लिखा है हम लोगों ने कि बेटर रैंकिंग ऑफ बिहार अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें 21 से रैंक इम्प्रूव होके 15 के आसपास आई थी, आई गेस 16 और 17 था कुछ। इज़ राइटली जस्टिफाइंग बी आर अम्बेडकर का जो विजन था, जिसमें उन्होंने बोला था कि बैलेंस फेडरलिज्म स्ट्रेंथन इक्वलिटी यूनिटी एमंग द डाइवर्स सिटीजन। तो ये अप्रोच होना चाहिए हमारा, ठीक है, कि स्टेट को आप ऑटोनमी दीजिए। फेडरलिज्म सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, वो ऑन ग्राउंड दिखना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा डे 9 का डिस्कशन। ऐसे ही हम लोग कल और भी डे 10 का क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, आप उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा सारी डिटेल्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।